everyone, myself Dr. Neema. I am lecturer in JMC Groups of Hospital and Institution. Today I am presenting with the topic interferential therapy. Basically interferential therapy जो है इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी होती है। ये जो इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो मोडालिटी है ये हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में यूज करते हैं और अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली जो हमारी इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती है वो क्या होती है। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो IFT होती है। तो बेसिकली हम लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शंस पे कि IFT हम पेशेंट्स को अप्लाई करनी है, तो IFT हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। इट इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर हेंस नेमिक ऑफ वेना, ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1950s। मतलब जो हमारा IFT है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, वो किसने डेवलप करी थी? डॉक्टर हेंस नेमिक ऑफ वेना, ऑस्ट्रेलिया के थे ये, और 1950s में करी थी। It may be described as the transcutaneous application of alternating medium frequency electrical current, amplitude modulated at low frequency for therapeutic purpose। मतलब ये उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि जो IFT है वो ट्रांसकुटेनियसली एप्लीकेबल होती है, हमारी स्किन के अंदर ऊपर एप्लीकेबल होती है, लेकिन इसका जो स्टिमुलेशन है, जो इलेक्ट्रिकल करंट है, वो हमारे स्किन के अंदर जाता है। तो क्या होता है ये ट्रांसकुटेनियस? जब हम जब IFT हम अपनी स्किन पे पेशेंट पे अप्लाई करते हैं तो जो ऑल्टरनेटिव मीडियम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट होता है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है। क्यों? क्योंकि थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए हमारा ऑल्टरनेटिव मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी पर ही वर्क करेगा। अब आता है नेक्स्ट कि जो हमारे मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है वो एसोसिएट होता है लोअर स्किन रेजिस्टेंस। MF मतलब हमारा जो MF होता है वो होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, ठीक है। ये एसोसिएट विद द लोअर स्किन रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी बताया कि जो हमारी जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है वो किससे एसोसिएट होता है? लोअर स्किन रेजिस्टेंस से। मोर कंफर्टेबल देन लोअर फ्रीक्वेंसी करंट। जो हमारी IFT होती है वो बेसिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होती है पे वर्क करती है। ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है किससे? लोअर फ्रीक्वेंसी करंट से। मोर टॉलरेबल पेनिट्रेशन ऑफ करंट थ्रू द स्किन इज पॉसिबल। इसमें क्या होता है, जो करंट है वो पेनिट्रेट होता है, जो अंदर पेनिट्रेट होता है वो इजीली टॉलरेबल हो जाता है स्किन से। नेक्स्ट हमारा आता है स्किन इम्पिडेंस। स्किन इम्पिडेंस मतलब ये हमारे स्किन में कितना डीप जाता है और कैसे वर्क करता है। द वर्ड इम्पिडेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन इम्पिडायर मीनिंग टू प्रिवेंट, टू स्टॉप फ्रॉम गोइंग ऑन। मतलब जो इम्पिडेंस है वो ये कहता है कि इसका ये मतलब होता है जब जब इलेक्ट्रिक करंट हमारी स्किन के अंदर से जाता है तो वो उसे रोकता है, स्टॉप करता है कि और ज्यादा अंदर अब नहीं जाना है। Impedance signifies the resistance of a conductor when an electric current passes। Impedance जो होता है वो सिग्निफाई करता है जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है तो वो ये सिग्निफाई करता है कि इम्पिडेंस है, अब स्टॉप हो जाए, अब ज्यादा करंट और अंदर नहीं जाना है। Conventionally speaking, the term resistance refer to the obstacle of the direct current and it is represented by the letter R। मतलब अगर हम देखा जाए जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली रेफर होता है कि ऑब्स्टिकल जो आता है, रुकावट जो आती है हमारे डायरेक्ट करंट में, और जो रेजिस्टेंस है वो डिनोट होता है R से। The term impedance refer to the obstacle to the alternative current and it is represented by the letter Z। मतलब जो impedance है बेसिकली उसे क्या कहते हैं, जो हमारा ऑल्टरनेटिव करंट आ रहा है उसमें ऑब्स्टिकल आ जाती है तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इम्पिडेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे R से, और ये एक्सप्रेस होता है ओम्स के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ। अब प्रिंसिपल, हमारा जो IFT है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? The principle of IFT is to pass two medium frequency electric current which are slightly out of phase through the tissues where the currents intersect to produce a low frequency effect। इस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? जो प्रिंसिपल होता है IFT का, जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो ये कहता है कि अगर IFT पास हो रही है दो मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिव करंट से तो उसमें क्या होगा, ये दोनों स्लाइटली थोड़ा थोड़ा फेज से बाहर हो जाएंगे टिश्यूज के, और जब करंट इंटरसेक्ट हो जाएगा, आपस में इंटरसेक्ट होंगे, तो वो लो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे।
दिस इज लाइक दिस। इसमें क्या है, हमारे 4 इलेक्ट्रोड्स हैं और इसमें ये जो एरिया है ये हमारा ट्रीटमेंट एरिया है। अब है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वेव इंटरफेरेंस। अब क्या है प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पर हमारी वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं आपस में। तो फर्स्ट है कंबाइंड इफेक्ट। जब कंबाइंड इफेक्ट किस किस का है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंटिन्यूस। हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स पे वेव इंटरफेरेंस करता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंटिन्यूस। अब पहले हम वर्क करें, बताएंगे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। व्हेन 2 साइनोसाइडल वेव्स दैट आर एग्जैक्टली इन फेज और 1, 2 or 3 wavelength out of phase, the wave supplements each other in a constructive interference। मतलब ये है कि जब 2 साइनोसाइडल वेव्स हमारी सेम फेज में आ रही है या फिर एक फेज में, 2 फेज में और सेम फेज में होंगी वेवलेंथ, तो उनका फेज आउट हो जाएगा। तो जो वेव्स हैं वो सप्लीमेंट्स होंगी एक दूसरे पर, इसलिए उन्हें कहेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद आती है हमारी कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट में दूसरा क्या है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, व्हेन द 2 वेव्स आर डिफरेंस बाय हाफ ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ एनी मल्टीपल, द रिजल्ट इज कैंसल ऑफ बोथ द वेव्स। मतलब जब 2 वेव्स आ रही हैं तो दोनों ही आधी अलग हैं एक दूसरे से और वो उसी से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारी दोनों वेव्स कैंसिल हो जाएंगी। अब है कंटिन्यूस इंटरफेरेंस। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या है, 2 waves slightly out of the phase collides and form a single wave with progressively increasing and decreasing amplitude। मतलब जब 2 waves जो है स्लाइटली अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक सिंगल वेव बनाएंगे जिसमें हमारा प्रोग्रेसिवली हमारा थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखेगा बढ़ता हुआ और थोड़ा सा एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज दिखेगा। अब है वर्किंग। अभी किस वर्किंग पर हमारा आईएफटी कैसे वर्क करती है। इन द इंटरफेरेंशियल थेरेपी मेथड 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर आर यूज। मतलब इंटरफेरेंशियल थेरेपी मेथड में 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी के ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, वो एक दूसरे इंटरैक्ट करते हैं, तभी हम उसे यूज में लेते हैं। One of the alternative current has a fixed frequency of 4000 Hz, while the frequency of other alternative current can be set between 4000 and 4250 Hz। मतलब एक ऑल्टरनेटिव करंट की फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 4000 Hz की, जबकि अदर की ऑल्टरनेटिव करंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4000 से 4250 Hz होती है। The superimposing of one alternating current is on other is called interference। मतलब अगर एक ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो सुपर इम्पोज हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है कि आई एम द प्रायर वन, तो वो उसे कहते हैं हम इंटरफेरेंस। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिव करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, हमारा जो हम फ्रीक्वेंसी है मीडियम करंट की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, F1 प्लस F2 इज डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे कि हमने पहले बताया था हमारी फ्रीक्वेंसी 1 एक कितनी थी 4000 हर्ट्ज, सेकेंड थी 4150 हर्ट्ज। तो हम क्या करेंगे F1 को प्लस करेंगे 1/2 से, तो हमारा कितना हो गया 4075 हर्ट्ज। ये हमारा हम इतनी फ्रीक्वेंसी कैरी करते हैं। अब वर्किंग हम और आगे है, द फ्रीक्वेंसी विद विच द एम्पलीट्यूड वेरीज इज रेफर्ड टू एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसमें एम्पलीट्यूड वेरीज करता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, AMF। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इन इंटरफेरेंशियल थेरेपी द AMF treatment frequency corresponds to frequencies which are used in low frequency electrotherapy। In interferential therapy the AMF हमारी इंटरफेरेंशियल थेरेपी में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो हमारी ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करती है फ्रीक्वेंसी से जो हमारी यूज होती है लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोथेरेपी में। द AMF हैज अ वैल्यू ऑफ F1 माइनस F2। जो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है F1 माइनस F2।
अब है हमारी द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी हैज अ वैल्यू ऑफ f1 माइनस f2, जो मैंने पहले बताया था। तो हमारा f2 क्या था, इज इक्वल टू 4000 हर्ट्ज, f2 था हमारा 4150 हर्ट्ज। तो हम क्या करेंगे, f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 4000 माइनस 4150 हर्ट्ज होती है, तो ये कितना होगा 150 हर्ट्ज। ये है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी में जो है हमारा दो होते हैं, एक होता है 4000 हर्ट्ज, दूसरा f2 कितना था हमारा 4150 हर्ट्ज। तो फिर हमने जब इसको माइनस किया f1 माइनस f2 तो हमारा कितना आया 150 हर्ट्ज। अब आते हैं हमारा चैनल 1 में 4000 हर्ट्ज है, चैनल 2 में 4100 हर्ट्ज है। इंटरफेरेंशियल अगर पैटर्न देखा जाए तो हमारा इंटरफेरेंशियल पैटर्न इस तरीके से बनेगा। हमारा सर्किट एक है, वन ए सर्किट है जिसका हमारा क्या है, सर्किट ए में हमारा 3900 हर्ट्ज है, सर्किट बी में 4000 हर्ट्ज है। जो हमारा बीच का ये वाला जो एरिया ये करंट पाथवे है, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो करंट है उसका क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारी फील्ड बन रही है, करंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जो हमारे पेन को रिलीव करेगी IFT की। अब है स्वीप। स्वीप बेसिकली क्या होता है, द principle of using the sweep is that the machine is set to automatically vary the effective stimulation frequency using either preset or user set sweep range। मतलब जो प्रिंसिपल होता है जिसमें हम यूज करते हैं स्वीप को, वो ये होता है जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली वेरी करती है कि हमारा कितने इफेक्टिव स्टिमुलेशन की फ्रीक्वेंसी हमें पेशेंट को देनी है। तो उसमें क्या होता है, या तो हमारी फ्रीक्वेंसी पहले से सेट होती है या फिर हम उसको स्वीप रेंज में पेशेंट को देते हैं। Such sweeps prevent accommodation of nerves। जिस तरीके की जो स्वीप्स होती हैं वो क्या प्रिवेंट करती है, जो नर्व्स है उनका अकोमोडेशन को प्रिवेंट करती हैं। एग्जांपल इसका अगर हम देखते हैं तो an AMF of 20 hertz is set and a 50 hertz spectrum is added। मतलब अगर हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी अगर 20 hertz सेट करी है तो हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो 50 hertz का उसमें ऐड हो जाएगा। The current begins with an amplitude modulated frequency of 20 hertz and pass successively through all frequencies up to 70 hertz, after which it decreases gradually to 20 hertz। मतलब जो करंट है वो हमारा शुरू होगा किससे, AMF से, जो हमारा 20 हर्ट्ज से, और जब ये पास होगा सारे फ्रीक्वेंसी से 20-70 हर्ट्ज तक ये पास होगा, लेकिन ये धीरे धीरे 20 हर्ट्ज पे डिक्रीज होने लगेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ऑटोमेटिकली। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली खुद ही रिपीट होती चली जाएगी। This is triangular sweep pattern, this is regular sweep pattern and this is trapezoidal sweep pattern। इस तरीके से हमारे पेशेंट्स में इस पैटर्न से हमारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी। अब है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, AMF पैरामीटर। अगर AMF पैरामीटर को हम कैसे करेंगे, टू चूज द बेसिक वैल्यू ऑफ लेफ्ट मॉड्यूलेशन दैट इज डिजायर। हमें पहले क्या चूज करनी है, वो वैल्यू चूज करनी है मॉड्यूलेशन की जो हमें चाहिए। स्पेक्ट्रम पैटर्न टू सेट द रेंज ऑफ वेरिएशन इन द AMF वैल्यू दैट इज डिजायर्ड। मतलब स्पेक्ट्रम पैरामीटर में हम क्या करेंगे, पहले हम रेंज जो जिसमें हमें AMF की वैल्यू चाहिए हम पहले उस रेंज पे जाएंगे। एग्जांपल, AMF ऑफ 100 हर्ट्ज एंड स्पेक्ट्रम ऑफ 15 हर्ट्ज विल गिवन एन AMF वेरिएशन ऑफ 100 हर्ट्ज अप टू 150 हर्ट्ज एंड बैक टू 100 हर्ट्ज। मतलब पहले हम क्या सेट करेंगे, हम सेट करेंगे कि हमें किस वेरिएशन में AMF की वैल्यू देनी है। जैसे कि अगर AMF 100 हर्ट्ज का है, स्पेक्ट्रम 15 हर्ट्ज का अगर पेशेंट को दे रहे हैं, तो जो हमारा AMF है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, जो हमने आगे भी पहली वाली स्लाइड्स में पढ़ा है, तो जो AMF का वेरिएशन है वो कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो 100 हर्ट्ज पे बैक हो जाएगा। स्वीप टाइम पैरामीटर। अब स्वीप टाइम पैरामीटर क्या होता है, sets the time period for the AMF to change from base to peak frequency। मतलब स्वीप टाइम पैरामीटर में क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है AMF का वो बदलता रहता है किससे, बेस से पीक फ्रीक्वेंसी तक। फास्टर स्वीप इज यूज्ड फॉर लेस पेनफुल स्टिमुलेशन। अगर हमें फास्टर स्वीप दे रहे हैं तो वो हमारा क्या करेगा, वो
हमें बहुत ही कम पेनफुल स्टिमुलेशन होगा। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन और सेंसरी इनपुट स्वीप मस्ट बी स्लो टू इंश्योर एग्रेसिव स्टिमुलेशन। मतलब अगर हम फास्टर स्वीप जो है वो यूज होता है जिसमें हमें कम दर्द हो स्टिमुलेशन में, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए और सेंसरी इनपुट चाहिए तो स्वीप को हम स्लो कर लेते हैं ताकि स्टिमुलेशन जो है बहुत एग्रेसिवली, बहुत ज्यादा तेज नहीं आए। अब है कॉन्टूर पैरामीटर। कॉन्टूर पैरामीटर में क्या होता है, सेट द रेंज ऑफ चेंज ऑफ एएमएफ फ्रॉम द बेस टू पीक फ्रीक्वेंसी। मतलब हमें जो क्या सेट करना है, हमें जो हमारा एएमएफ चेंज कर रहा है जिससे हमारा बेस से पीक तक जो हमारा एएमएफ का वेरिएशन हो रहा है उसको हमें सेट करना है। अब रोटेशनल पैरामीटर। रोटेशनल पैरामीटर में क्या होता है, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वेक्टर करंट ओनली एंड सेट द रेट ऑफ रोटेशनल एंड द डायरेक्शन चेंजेस ऑफ एमएफ फील्ड विद इन द टिश्यू। मतलब रोटेशनल पैरामीटर में क्या होता है कि जो हम एप्लीकेशन जो हम वेक्टर करंट अप्लाई करते हैं किसी भी केस में, तो जो हमारा डायरेक्शन होता है एमएफ फील्ड का वो बदल जाता है और वो रोटेशन होता रहता है टिश्यूज के अंदर ही। अब आता है एप्लीकेशन। अब हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। मेथड ऑफ एप्लीकेशन में हमारे 3 मेथड है, स्टैटिक इंटरफेरेंस, डायनामिक इंटरफेरेंस एंड बाइपोलर इंटरफेरेंस, राइट। Let's start with the static interference. Static interference में क्या होगा, here the area in which the IFT is set up remain stationary. Stationary वाले में क्या होगा, जब हम IFT को स्टार्ट करेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो हमारा स्टैटिक रहेगा। द एरिया ऑफ स्टैटिक इंटरफेरेंस गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ क्लोव लीव्स। मतलब जो स्टैटिक इंटरफेरेंस है उसका अपीयरेंस क्लोव लीव की, क्लोव लीव्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगा, जैसे इस तरीके से। इट लाई टू 45 डिग्री एंगल टू द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ईच इलेक्ट्रोड। मतलब कैसे होगा, 45 डिग्री एंगल के हर इलेक्ट्रोड से परपेंडिकुलर होगा। ये आप देखिए हमारे पास 4 एंगल हैं, 4 इलेक्ट्रोड चेक सर्किट्स हैं, तो सबसे ये 45 डिग्री के एंगल पर ही इलेक्ट्रोड्स का हमारा परपेंडिकुलर लाइन आ रही है। अब नेक्स्ट आता है डायनामिक इंटरफेरेंस। डायनामिक इंटरफेरेंस कैसा होगा, दिस इज मूविंग द एरिया ऑफ इंटरफेरेंस करंट इन अ टू एंड फ्रो मैनर थ्रू 45 डिग्री। मतलब इसमें क्या होता है, जो मूविंग एरिया होता है हमारा इंटरफेरेंशियल करंट का वो टू एंड फ्रो मैनर्स में होता है और वो हमेशा 45 डिग्री के एंगल में ही होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द करंट इंटेंसिटी फ्रॉम 50 to 100%। मतलब ये हमारी करंट इंटेंसिटी जो है वो लेता है 50 से 100% में। The dynamic area of interference is also called a vector sweep, vector scan, rotational vector etc. जो डायनामिक एरिया होता है इंटरफेरेंस का उसको हम वेक्टर स्वीप भी कहते हैं, वेक्टर स्कैन भी कहते हैं, रोटेशनल वेक्टर भी कहा जाता है। अब थर्ड है बाइपोलर इंटरफेरेंस। बाइपोलर इंटरफेरेंस में क्या है, here pre-modulated IFT are applied through 2 surface electrodes। मतलब बाइपोलर में 2 इलेक्ट्रोड का यूज होता है, एक इधर लगाया, देखिए 2 सरफेसेस पे हमने A और B लगाया, तो ये पहले से मॉड्यूलेटेड होते हैं, इसमें 2 सरफेस के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। IFT is generated inside the equipment and it delivered to the patient through 2 electrodes। जो IFT है वो इक्विपमेंट्स में होती है और ये पेशेंट को 2 इलेक्ट्रोड्स में ही दी जाती है। यूजफुल फॉर स्मॉल एरिया। 2 इलेक्ट्रोड्स जो हमारा बाइपोलर इंटरफेरेंस है वो हमारा हमेशा स्मॉल एरिया में ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है, दे डिपेंड अपॉन, फिजिकल इफेक्ट्स आर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कि हमारा करंट कितने मैग्नीट्यूड पर है। सेकेंड टाइप ऑफ मोड यूज, रिथमिक और कांस्टेंट। मतलब जो हम मोड यूज कर रहे हैं या तो रिथमिक मोड यूज कर रहे हैं या कांस्टेंट मोड यूज कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी आर रेंज आर यूज, हम कैसी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। फोर्थ इज एक्यूरेसी ऑफ इलेक्ट्रोड पोजीशन, जो इलेक्ट्रोड की पोजीशन है वो अगर एक्यूरेट है तो इफेक्ट हमारा बहुत अच्छा आएगा। अब है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। मेन क्लिनिकल एप्लीकेशंस, अगर क्लिनिकल एप्लीकेशन में देखा जाए तो पेन रिलीफ में हम पेशेंट को दे सकते हैं, मसल स्टिमुलेशन में इट इज वेरी हेल्पफुल, इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो, लोकल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करता है और एडिमा जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है, रिडक्शन ऑफ एडिमा। नेक्स्ट है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ में क्या इसका रोल है, it believes that this may be achieved by stimulation of the reticular formation at frequency of 10 to 25 Hz or by blocking C fiber transmission at increase of
50 हर्ट्ज। मतलब पेन रिलीफ में आईएफटी का ये रोल है कि जब स्टिमुलेशन होता है तो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारे ब्रेन में जो ट्रांसमिशन, जो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, वो आते हैं, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी 10 से 25 हर्ट्ज होती है, लेकिन जैसे ही 25 हर्ट्ज से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, 50 हर्ट्ज तक जाती है, तो सी फाइबर ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं सी फाइबर ट्रांसमिशंस के, जो हमें पेन का सेंसेशंस देते हैं, टेम्परेचर का सेंसेशंस देते हैं, जो हमें कोल्ड एंड हॉट का सेंसेशन देते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे, पेन सेंसेशन आना बंद हो जाएगा, तो हमें पेन में रिलीफ मिलेगा। मसल स्टिमुलेशन, मसल स्टिमुलेशन में है फॉर पेशेंट हु कैन नॉट जनरेट यूजफुल वॉलंटरी कंट्रैक्शन, आईएफटी में बी बेनिफिशियल। पेशेंट जिसमें अच्छा सा वॉलंटरी कंट्रैक्शन नहीं आता, तो आईएफटी उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। मोस्ट इफेक्टिव मोटर नर्व स्टिमुलेशन रेंज इज बिटवीन 10 to 25 हर्ट्ज। सबसे अच्छा इफेक्टिव जो होता है वो मोटर नर्व स्टिमुलेशन में होता है, जिसकी रेंज हमारी 10 से 25 हर्ट्ज होती है। When employing IFT, it is possible to continue to stimulate the muscles beyond its point of fatigue. Some machine employ a search mode to overcome this. जब हम IFT अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल होता है कि हम कंटिन्यूली स्टिमुलेट करें मसल्स को, लेकिन उस पॉइंट तक हमें करना होता है जब तक मसल्स हमारी फटीग ना हो। लेकिन कुछ मशीन मोडालिटीज होते हैं जिसमें हम लोग सर्च मोड यूज करते हैं ताकि हमारी मसल्स फटीग इजीली ना हो। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो। एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड वास्कुलर चेंजेस 10 to 25 आवर्स। हम ब्लड जब हम आईएफटी पेशेंट को देते हैं तो इट इज एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट हम लोगों ने देखा गया है कि वास्कुलर चेंज होता है 10 से 25 हर्ट्ज के अराउंड। इफेक्ट ऑफ ब्लड फ्लो इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू, अब ब्लड फ्लो में इफेक्ट इसका क्यों होता है? नंबर 1, इफेक्ट ऑफ सक्शन इलेक्ट्रोड ऑन टिश्यूज। जो सक्शन इलेक्ट्रोड्स है उनका इफेक्ट टिश्यूज में बहुत अच्छा देखा गया है। इफेक्ट ऑफ मसल स्टिमुलेशन ऑन सर्कुलेशन, मसल्स के स्टिमुलेशन जो होता है, मसल जो स्टिमुलेट होती है उसका इफेक्ट हमारे सर्कुलेशन में भी बहुत अच्छा होता है। डीप टिश्यू पेनिट्रेशन स्टिमुलेट्स पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर फॉर इंक्रीज ब्लड फ्लो। मतलब जो डीप टिश्यूज हैं वो पेनिट्रेट हो जाते हैं अंदर तक और वो स्टिमुलेट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स को और हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं। अडीमा में होता है लोकल मसल्स contraction combined with it local vascular changes encourages the reabsorption of tissue fluids। मतलब अडीमा में क्या होता है, जो नॉर्मली लोकल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कंबाइंड हो जाता है हमारे वस्कुलर चेंजेस से और इसकी वजह से वो टिश्यूज का जो फ्लूइड है उनको दोबारा से रीअब्सॉर्ब करने लगते हैं। द यूज ऑफ सक्शन इलेक्ट्रोड में ऑल्सो भी बेनिफिशियल। तो इस मेथड में अडीमा के अंदर हमारा सक्शन इलेक्ट्रोड्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आते हैं हमारे कंट्राइंडिकेशंस कि हम किन कंडीशन में इनको नहीं दे सकते। कार्डिक पेसमेकर में अगर पेशेंट के लगा हुआ है तब नहीं देंगे। एडवांस कार्डिक डिजीज में इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हाइपरटेंशन में इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। थ्रोम्बोसिस में नहीं दे सकते। हेमरेजेस में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। न्यूप्लाज्म में नहीं दे सकते। टीबी में नहीं दे सकते। फीवर में नहीं दे सकते। इन्फेक्शन में इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ऑन आइज वी कांट गिव। स्किन डिसऑर्डर में हम पेशेंट को नहीं दे सकते। एपिफाइजल रीजन इन द चिल्ड्रन में भी हम नहीं दे सकते हैं। अब प्रिकॉशंस, इसके प्रिकॉशंस क्या रहेंगे? IFT apparatus must be at least 6 मीटर अवे फ्रॉम SWD मशीन। मतलब हमारे पास जो SWD मोडालिटी होती है सॉफ्टवेयर डायथर्मी, उससे 6 मीटर की दूरी में IFT होनी चाहिए। पेशेंट विथ फेब्राइल कंडीशन, पेशेंट को अगर फीवर है, टेम्परेचर हाई है तो हम पेशेंट को नहीं देंगे। एपिलेप्टिक पेशेंट्स को नहीं देंगे जिनको दौरे पड़ते हो, एपिलेप्सी आती हो। ओवर एंटीरियर चेस्ट वॉल, हम एंटीरियर चेस्ट वॉल पर भी, चेस्ट के वॉल के आगे ऊपर की तरफ भी नहीं देंगे। पोजीशन सक्शन इलेक्ट्रोड बिलो द लेवल ऑफ डैमेज और डिस्कम्फर्ट। मतलब जो हमारा सक्शन इलेक्ट्रोड है उनकी पोजीशन जो है वो हमेशा लेवल के नीचे होनी चाहिए ताकि कोई डैमेज या डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील ना हो। अब है प्लेसमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स में क्या है, जो करंट है वो डायरेक्टली जो है हमारा 4 इलेक्ट्रोड्स से आ रहा है और ये इक्वल साइज में, देखिए हमने इक्वल साइज में रखा है अपने इलेक्ट्रोड्स। सेकंड वाले में जो है हमारे अनइक्वल साइज में रखा है और हमारे इलेक्ट्रोड्स ऐसे प्लेस करें, रेड रेड ब्लैक ब्लैक, लेकिन अनइक्वल है। ये हमारे कौन से 2 इलेक्ट्रोड्स हैं
जो हमने रखे हैं, और यहाँ पे करंट की डेंसिटी जो होती है 2 पोल्स की होती है और ये अनइक्वल साइज का है और ये हम पेन इलेक्ट्रोड से दे रहे हैं पेशेंट को। अब है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, हमारे टाइप्स इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं, प्लेट इलेक्ट्रोड्स, वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स और पेन इलेक्ट्रोड। प्लेट इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग रबर विच आर कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। प्लेट इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, ये बने होते हैं कंडक्टिंग रबर से और ये कंफर्टेबल होते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लार्जर प्लेट इलेक्ट्रोड्स गिव मोर कंफर्टेबल ट्रीटमेंट एंड डीपर इफेक्ट, मतलब जो बड़े इलेक्ट्रोड्स प्लेट इलेक्ट्रोड्स होते हैं बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वो डीप इफेक्ट देते हैं ट्रीटमेंट में। स्मॉल इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर अ लोकलाइज्ड इफेक्ट बट दिस इफेक्ट इज मोर सुपरफिशियली, मतलब अगर छोटे इलेक्ट्रोड्स हैं तो बेसिकली वो लोकल इफेक्ट्स देते हैं, मतलब नॉर्मल सुपरफिशियली हमें इफेक्ट्स देते हैं। Attached to the patient by means of straps to assure a good contact and a great tolerance to the treatment। ये हमारे सारे प्लेट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट। तो ये हम पेशेंट को जब लगाते हैं या तो स्ट्रेप से लगाएंगे या फिर कोई अच्छी सी हमारे पास एडेसिव माइक्रोपोर होनी चाहिए ताकि अच्छा कॉन्टैक्ट होगा, तभी हमें पेशेंट्स का स्टिमुलेशन अच्छा फील होगा। ये जो हमने IFT प्लेस करे इसके इलेक्ट्रोड्स, ये हमने स्ट्रिप से टाई अप करें या फिर हम एडेसिव टेप्स यूज कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की, ताकि हमारा एडेशन अच्छा होगा तो स्टिमुलेशन पेशेंट को अच्छा मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स। वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स में क्या है, इट इज मेड फ्रॉम अ वैक्यूम यूनिट प्लग्स इनटू अ रबर सक्शन कप्स कनेक्टेड टू अ मशीन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वैक्यूम। मतलब जो वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बेसिकली वैक्यूम यूनिट प्लग्स के बने होते हैं, उनके जो सक्शन होता है वो रबर सक्शन कप होता है, इस तरीके से रबर का होता है ये, और ये मशीन से कप कनेक्ट होते हैं ताकि अच्छे से वैक्यूम दे कर सकें ये पेशेंट को। सक्शन शुड नॉट बी कांस्टेंट बिकॉज इट कैन बी अनकंफर्टेबल एंड कॉज ब्रूशिंग। जो सक्शन है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील कराएगा और उसमें रेडनेस आ जाएगी। वेट स्पॉन्जेस आर प्लेस्ड इन द कप and moisten the edge of the cup for better adherence। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे जो स्पॉन्जेस होते हैं हम उनको अंदर रखेंगे वैक्यूम्स के, ये स्पॉन्जेस है इनको हम वैक्यूम्स के अंदर रखेंगे और इनके जो एजेस होते हैं इसको हम हल्का सा मॉइस्चर करेंगे ताकि जो उसमें वो हमारे स्किन में अच्छे से एडहेरेंस हो जाए। Excellence for treating flat smooth area, for example back और a plump नी, मतलब अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स या तो बैक में यूज करेंगे या फिर हम प्लम्प नी में यूज करेंगे। नॉट इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द हेयरी एरिया बिकॉज कांट गेट अ एयर टाइट सील्स, मतलब अगर कोई भी एरिया में हम पेशेंट को दे रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे हेयरी एरियाज है, हेयर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम वहाँ पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा एयर टाइट सील इजीली अच्छे से नहीं हो पाएगा। हम वैक्यूम इलेक्ट्रोड इस तरीके से पेशेंट को देंगे। दिस इज द राइट प्लेसमेंट ऑफ वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है तो हम नी पे प्लेसमेंट मीडियल और लेटरल करेंगे, और हमारे पास अगर 4 इलेक्ट्रोड्स होंगे तो हम इनका प्लेसमेंट नी के जॉइंट्स के मीडियल लेटरल करेंगे और नी के नीचे करेंगे मीडियल और लेटरल कंपार्टमेंट में। अगर शोल्डर नाउ अब आप देखिए हमने इसको 3 टाइप्स मेथड से किया है। अगर हमें 2 देने हैं तो हम इस तरीके से करेंगे, 4 देने इस तरीके से करेंगे, और एक हमारा सिंगल लाइन में हम पेशेंट्स को देंगे रेड ब्लैक। अब नेक में हम देंगे एक इस तरीके से लाइक दिस, और अगर हमें 4 इलेक्ट्रोड्स देने हैं तो 2 हम ऊपर देंगे, 2 हम नीचे देंगे। शोल्डर में भी हम इस तरीके से पेशेंट का प्लेसमेंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स शुड बी लाइक दिस एंड 4 इलेक्ट्रोड्स पोजीशन शुड बी लाइक दिस। लोअर बैक में 4 इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट शुड बी लाइक दिस एंड दिस 4 शुड बी लाइक दिस। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। थैंक यू।